सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि पावर इन एसी सर्किट क्या है और छोटे छोटे से और कुछ टर्म्स आएंगे। पावर फैक्टर हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया, ये सब चीज़ों को बताएंगे बच्चों। और ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस सवाल में अगर ये छोटी सी टर्म यूज कर दिया जाए तो हो सकता है आपको पता चले कि ये पता ही नहीं कि क्या है, तो फिर सवाल नहीं हो पाएगा। सवाल में सब कुछ आएगा, लेकिन अगर क्वालिटी फैक्टर पूछ लिया, पावर फैक्टर पूछ लिया, तो उसको करने के लिए ये तो पता होना चाहिए होता क्या है, ताकि हम उसको जल्दी से आंसर कर सकें। तो ये छोटे छोटे चीज़ हैं और जान लेना ज़रूरी है। चलिए हम बता देते हैं। पहली बात कि पावर इन एसी सर्किट क्या है। सर पावर तो पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखे थे कि पावर क्या होता था, वी आई के बराबर होता था, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ सर, ये पता था। तो ये डीसी सर्किट में बिल्कुल सही था, पावर वी इंटू आई आ जाता था, वोल्टेज इंटू करंट आ जाता था। लेकिन जब पावर हम लोग इस सर्किट में पढ़ते हैं, जहाँ पे वोल्टेज भी समय के साथ वेरी कर रहा है, करंट भी वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली वी आई तो नहीं लगा पाएंगे। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं भाई। अब इतना सारा चीज़ है तो उसको लिख लिख के हमको देखना होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वी आई जो था वो कैसे आता था, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। सर हमें पता है, आप बताते क्यों हो। बिल्कुल मैं इसे बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अगर नहीं जानते हो तो देख लीजिए, बिल्कुल आसान था। जब हम लोग लिखते थे पावर इन डीसी सर्किट, पावर इन डीसी सर्किट जब हम लिखते थे तो वो हम पी से लिखते थे, और जो कि वी इंटू आई आता था, वो कैसे आता था ये समझिए। अगर हम लिखना चाहें जैसे कि वर्क डन वी क्यू के बराबर होता था। अरे सर ये कैसे आया। अरे बच्चों ये ऐसे आया कि अगर हम मान लेते हैं कि हमें कहीं पे पोटेंशियल लिखना हो, जो ये पोटेंशियल होता है, कहीं पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो या पोटेंशियल आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखते थे, भी से लिखते थे। और उसको हम लोग इस तरीके से बताते थे बच्चों कि वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू मूव इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हो कहीं पे, तो उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल को, यूनिट चार्ज पार्टिकल को अगर हमको मूव कराना है तो कितना वर्क डन किया गया, वही पोटेंशियल होता था। वो हम लोग पहले बताते थे। तो वो डायरेक्टली हम लोग लिख देते थे कि पोटेंशियल जो होता था वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाता था। ठीक है भाई, तो यहाँ से आ जाता था। और इसी पोटेंशियल को हम अब क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोल देते हैं, क्योंकि सर्किट में तो हम वोल्टेज ही लिखते हैं ना, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होगा ये आता था। और आपको पता होगा कि करंट क्या होता था बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता था, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख दिया हमने। तो अब यहाँ से आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन आ रहा है, हमारे को निकालना क्या है, पावर निकालना है। तो पावर का भी फॉर्मूला आपको पता होगा। सर पावर तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता था, ये तो हम लोग उस टाइम पे पढ़े थे क्लास 11th में। ठीक है, इसके बाद अगर पावर को लिखना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वी क्यू अपॉन टी आ जाएगा। और क्यू अपॉन टी आपको दिख ही रहा है बच्चों, क्यू अपॉन टी आई के बराबर है। क्यू अपॉन टी के जगह पे अगर हम लोग लिख देते हैं तो वी इंटू आई आ जाएगा। ओके सर, तो पावर बन गया क्या, वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो सिंपली तो आ गया। तो ऐसे हम लोग ला सकते थे, ये हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट्स, इसको इंस्टेंटेनियस पावर भी बोल सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे ये पावर हमको बता देता है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे तो पावर हम लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं भाई। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो पावर v इंटू आई आया है ना, जो v इंटू आई है, यहाँ पे आप ये समझिए कि जो वोल्टेज और करंट था, उन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। इन दोनों के पास कोई इनिशियल फेजेज नहीं था बच्चों। वहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ था कि ये वोल्टेज 5 वोल्ट का है, करंट इसमें 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो वो हम डायरेक्टली गुना करके पावर निकाल लेते थे। लेकिन अगर क्या हो, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पे तो बात ये है कि आप लोग समझ रहे हैं ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। हेयर देयर इज नो इनिशियल फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। कोई भी इनिशियल फेज नहीं है वोल्टेज और करंट के में, ठीक है। और इसीलिए अगर फेज ही नहीं है तो देयर इज नो लीड लैग कंडीशन।
लीड एंड लैग कंडीशन बिटवीन देम। ये दोनों में कोई भी क्वांटिटी लीड और लैग नहीं करेगा, है ना। अब लीड ही लैग नहीं करेगा तो कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं है। ये बिल्कुल टाइम के साथ वेरी भी नहीं कर रहा है, नॉट वेरिंग विथ टाइम, नॉट वेरिंग विथ टाइम। अगर समय के साथ वेरी करता तब तो हम कुछ देखते हैं, वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है भाई, हम डायरेक्टली गुना करके पावर निकाल सकते हैं। और इसका और भी फार्मूला देख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर आ जाता है, आई स्क्वायर आर आ जाता है, तो ये सब चीज़ें ठीक है। इसका यूनिट हम लोग वाट में मेज़र करते हैं। अरे सर ये सब पता है, आप जो बताने आए हो वो तो बताओ। बिल्कुल बच्चों, चलिए हम देखते हैं। ये सब चीज़ें कांस्टेंट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर पावर इन एसी सर्किट देखते हैं तो एसी सर्किट में पावर थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बदल देते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन इन अ सर्किट। बिल्कुल, ये तो बात सही है। तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई आ जाता था, ये डीसी के लिए था। देख लेते हैं। ये एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस पावर ही है, किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं। और नीचे दिया गया है कि इन एसी सर्किट्स since there is some phase angle between the voltage and current, therefore the power defined as the product of voltage and their component of the current which is in phase with the voltage। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे ठीक है, ये बात बोल दिया कि वोल्टेज एंड डेट कंपोनेंट ऑफ करंट, ये दोनों को तो गुना करना ही है, प्रोडक्ट तो करना ही है, लेकिन प्रोडक्ट करना है उसके फेज के साथ, जो उसके फेज के साथ होगा, मतलब कुछ ना कुछ एंगल जब होगा वोल्टेज और करंट के बीच। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपने ये भी चीज़ तो देखा है बच्चों, हम लोग ऐसे सर्फ में कहीं कहीं पे वोल्टेज जो ले रहे थे वी नोट साइन ओमेगा टी ले रहे थे। हाँ सर, यही तो ले रहे थे। करंट कहीं कहीं पे ले रहे थे, तो मान लेते हैं इन जनरल हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आई नोट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई, मतलब कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है भाई। तो एक्चुअली में जब यहाँ पे बोल दिया गया है तो हम डायरेक्टली पावर बता सकते हैं कि पावर हमारे पास वी आई और कॉस ऑफ आई आ जाएगा। ये आना चाहिए, ये हमने अभी लाया नहीं है, ये आना चाहिए। अभी हम उसको लाएंगे, कैसे आता है भाई। तो एक्चुअली में अगर ये वेरी कर रहा है समय के साथ, ये भी समय के साथ वेरी कर रहा है, तो ये हर समय तो बदल रहे हैं भाई। तो हम किसी एक इंस्टेंट पे बात करते हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब हम किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पे हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर बता सकते हैं। मतलब पावर इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंटेनियस पावर को हम बता सकते हैं V इंटू आई। भाई ये ठीक है, वी आई हम लिख रहे थे जो पीछे, ये डीसी में वैलिड था, लेकिन अगर यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है समय के साथ वोल्टेज और करंट, ठीक है चेंज हो रहा है, लेकिन हम एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। एक इंस्टेंट पे जब ये इस टाइम पे आया होगा, ये इस टाइम पे होगा ऐसे, तो उस इंस्टेंट पे तो कांस्टेंट कांस्टेंट की तरह ही बिहेव करेंगे ना। समझ रहे हैं आप, एक इंस्टेंट पे बात करें तो उस टाइम पे ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि समय को हमने फिक्स कर दिया उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे हमने ये दोनों फिक्स कर दिया, तो इसके बाद तो फिर भी आई ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा। फिर तो कांस्टेंट है तो फिर तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए इसका फॉर्मूला लगा के, तो वही मैंने कर दिया, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है कि सर अब ये बता दिए कैसे, ऐसे बता दिए। तो अब वी इंटू आई कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नोट साइन ओमेगा टी, और क्या आ जाएगा बच्चों, गुना करना है किसको, आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस का फाई है, ओके। अब यहाँ से अगर पावर इंस्टेंटेनियस हम बताना चाहें तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, वी नोट आई नोट, अच्छे से लिख देता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये आपको आ गया पावर इंस्टेंटेनियस, जो कि बहुत आसान है, जो कि हम देख लिए कि इस टाइप से आएगा। तो आपको सवाल में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ देगा कि इंस्टेंटेनियस पावर, ये तो साफ साफ कोई भी बता देगा। आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज पावर क्या है। अच्छा, ऐसा पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसा पूछा जाएगा बच्चों कि एवरेज पावर क्या है। तो एवरेज पावर निकालना चाहते हैं हम लोग तो निकाल लेते हैं। और एक्चुअली में जो ये आप लिखे हैं ना, ये एवरेज पावर ही लिखे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर तो ये है, एवरेज पावर देख लेते हैं भाई। एवरेज पावर हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। एवरेज पावर को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर
ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो एवरेज पावर है क्या? जो हमारे को इंस्टेंटेनियस पावर मिला है इसी का तो एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने आपको आता होगा बच्चों? हाँ सर आता तो है। तो एवरेज कैसे निकालें? मतलब कि देख सकते हैं एवरेज लेना है तो इस पे ऊपर बार हम लगा देते हैं, तो ये जो पावर हमारे पास आया है इसके ऊपर बार लगा देना है, तो इस सबके ऊपर बार आ जाएगा। लगा देते हैं भाई। वी नोट आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे बार लगाना है तो हम लोग ऐसे करके बार लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, जो हमारे को पावर मिला है उसी का तो एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज पावर और कुछ करना थोड़ी है भाई। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर यूज इसको अच्छे से करना है इस फॉर्मूले को, तो 2/2 मतलब ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। ऐसा क्यों किए अभी पता चलेगा। आपको लग रहा होगा ना कि ऐसा क्यों किए भाई, तो अभी पता चल जाएगा बच्चों। इसलिए किया क्योंकि अगर हमको एवरेज पावर निकालना है बच्चों तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा। देखिए वी नोट आई नोट बाई 2 तो आ रही है, और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का 5। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है मैथ्स का, ये आप ध्यान दीजिए बच्चों। मैथ्स का फार्मूला बन रहा है भाई। क्या फार्मूला बन रहा है सर? अरे भाई आप भूल गए बच्चों, मैथ्स में पढ़ाया जाता है कि 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये मैथ्स में फार्मूला बताया जाता है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला बताया जाएगा, बताया गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो बच्चों ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम तो फिजिक्स में बस फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ ये सब कैसे आया वो आपको मैथ्स में बताया जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूला में देखिए कि 2 साइन ए साइन बी है, 2 साइन ए साइन बी है, तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि हम इस सब का एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर एवरेज ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी नोट आई नोट, ये तो कांस्टेंट ही है वी नोट आई नोट बाई 2, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो आ जाएगा क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी। आपको ये और ये ऐड कर देना है, सॉरी ए माइनस बी है ना शुरू में, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ओमेगा टी कट ही जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा, मतलब कॉस ऑफ माइनस का 5। दिक्कत नहीं हो रहा ना बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी मतलब इसको ऐड कर देना है, तो सिंपल सी बात है 2 ओमेगा टी आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा भाई। तो ये हम लिख सकते हैं। अब इसका एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे बच्चों, तो एवरेज वैल्यू लेने के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसमें, और कुछ नहीं दिक्कत होगा। वी नोट आई नोट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और इसको गुना कर देंगे कॉस। देखिए कॉस के अंदर कोई भी निगेटिव चीज़ होता है तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाता है, क्योंकि भाई वो पॉजिटिव कर देता है, ये भी ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा वी नोट आई नोट डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस का 5, और ये एवरेज वैल्यू हम इस पे बांट सकते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू हम इस पे बांट सकते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों कि कॉस 5 का एवरेज वैल्यू यहाँ पे तो 0 होता है, ये 0 हो गया, और कॉस 2 ओमेगा टी मतलब ये भी कॉस ऑफ समथिंग एंगल है, तो इसका ही वैल्यू 0 होता है, तो हमको पता चल जाएगा कि एवरेज पावर यहाँ पे 0 आ रहा है। गलत कर दिए ना बच्चों, ये गलत चीज़ है भाई। अरे गलत कैसे है सर? इसलिए है क्योंकि ये कॉस ऑफ 5 है ना, तो ये इनिशियल फेज है। 5 जो है इनिशियल फेज है, ये करंट का कंपोनेंट है, ये वोल्टेज का है, तो इन दोनों के बीच में ये 5 इनिशियल फेज है, तो ये हमेशा रहेगा। अगर जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे ये घूमेगा, तो ये 5 चेंज नहीं होगा भाई। 5 तो इनके बीच का इनिशियल फेज होता है, वो कैसे चेंज होगा? ओमेगा टी चेंज होगा ना भाई, ये समय के साथ तो ये चेंज होगा ना। यहाँ पे समय के साथ आप देख सकते हैं साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस 5 है, तो ये कंपोनेंट चेंज होगा ना, ये 5 तो वही रहेगा हमेशा। 5 तो कांस्टेंट चीज़ है, वो चेंज ही नहीं होगा। तो कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, उसको तो चेंज नहीं होता है, मतलब इसका एवरेज वैल्यू यही रहेगा। ये भी कांस्टेंट, ये भी, ये सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि वी नोट आई नोट कॉस ऑफ 5 बाई 2 ये सब कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे
कॉस के अंदर जो भी कंपोनेंट आ रहा है उस समय के साथ वेरी कर रहा है। तो समय के साथ वेरी कर रहा है तो हम जानते हैं कि कॉस का एवरेज वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है पूरे साइकिल के लिए, है ना। फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, स्पेलिंग भी लगता है गलत ही लिख रहा हूँ, कंप्लीट साइकिल टाइम वेरिंग कॉस कंपोनेंट का एवरेज वैल्यू कॉस 2 ओमेगा टी था, 2 ओमेगा टी प्लस 5 था। तो इसका अगर हम एवरेज वैल्यू लें तो ये तो वैल्यू 0 होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टाइम वेरिंग है। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो भाई ये जब 0 हो जाएगा इसका एवरेज वैल्यू, तो भाई ये तो फिर चला ही जाएगा पूरा, माइनस में 0 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया यहाँ पे बच्चों कि एवरेज पावर जो होता है यहाँ पे वो कितना आ रहा है। ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ। तो एवरेज पावर हमारे पास आ रहा है बच्चों। यहाँ पे अगर एक बात और हम ध्यान से देख सकते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वी नोट आई नोट, तो यहाँ पे अगर रूट टू कर दे तब भी तो 2 ही आ जाएगा। हाँ सर ऐसा किया क्यों, अभी बताता हूँ बच्चों, ऐसे आ जाएगा। तो वी नोट बाई रूट टू क्या होता है, ये तो वी आर एम एस होता है है ना, वी आर एम एस ही तो होता है। और ये हो जाता है आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। मतलब हमें समझ में आ गया कि एवरेज पावर जो होता है वो आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इंटू उनके बीच का कॉस कंपोनेंट ऑफ उनका फेज होता है। तो ये होता है वैल्यू एवरेज पावर का। तो यही आपसे हर जगह पे पूछा जाता है, एवरेज पावर बताइए। तो ये और कुछ नहीं बच्चों, ये एवरेज पावर है, ठीक है। और यहाँ पे ये आरएमएस वैल्यू है ना, वी आई जो लिखा हुआ है ये आरएमएस वैल्यूज है। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारे पास पावर इन एसी सर्किट क्या होता है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप पावर फैक्टर भी बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा, है ना। तो पावर फैक्टर समझने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, एक सेकंड अच्छा यहाँ पे वाटलेस करंट है ना, तो पहले पावर फैक्टर बता देते हैं। तो पावर फैक्टर और कुछ नहीं है, ये जो कंपोनेंट से गुना किया है ना, ये एक्चुअली में हम पहले भी यूज कर रहे थे। ये और कुछ नहीं, कॉस कंपोनेंट ऑफ फेज बिटवीन वी एंड आई। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज हो रहा है उसका कॉस कंपोनेंट लेंगे तो वही हो जाता है हमारे पास पावर फैक्टर, जो कि क्या है, जो कि कॉस ऑफ फाई है, जो और कुछ नहीं, कॉस ऑफ फाई ही तो है भाई कॉस ऑफ फाई है। तो हम यहाँ पर लिख दिए कॉस ऑफ फाई। तो यही है, यही पावर फैक्टर है ना। पावर फैक्टर मतलब पावर का कुछ फैक्टर, तो पावर फैक्टर यही तो है, सिंपल तो है बच्चों। और कॉस का वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करता है, तो ये हमेशा 1 से कम होगा, मतलब 1/2, 1/5, 1/6 कुछ वैसा कंपोनेंट में होगा। तो ये हमेशा छोटा ही वैल्यू रहेगा 1 से छोटा और 0 से बड़ा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है। चलिए यहाँ तक अगर आप समझ गए तो ठीक है भाई, आगे चल लेते हैं बच्चों। वाटलेस करंट क्या होता है, ये भी एक टर्म यूज होता है कहीं कहीं पे, तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में यहाँ बताया भी गया है कि कंपोनेंट ऑफ करंट विच डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द एवरेज पावर डिसिपेशन इज कॉल्ड वाटलेस करंट। अरे यार नाम से ही क्लियर है बच्चों, ये सब टर्म को छोटा टर्म है, ज़्यादा ऐसा है भी है नहीं, ठीक है। ऐसा करंट का कंपोनेंट जो पावर डिसिपेशन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि एक ऐसा बच्चा है ये, ऐसे आप क्लास में समझ सकते हैं। अगर आपको याद हो कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना होता था और क्लास में प्रेजेंट करना होता था, तो वहाँ पे नहीं होते थे कुछ बच्चे, कि हर ग्रुप में होते हैं ऐसे बच्चे कि करना कुछ नहीं है ग्रुप में है लेकिन करेंगे कुछ नहीं, करता कौन है, वही 1-2 बच्चे करते हैं। अगर 6-7 लोगों का ग्रुप है तो 1-2 बच्चे करेंगे ग्रुप में काम, बाकी 4-5 बच्चे कुछ नहीं करते हैं। तो वो सब क्या है वाटलेस करंट ही का ही तो एग्जाम्पल है, जो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं एवरेज पावर, लेकिन फिर भी होंगे वो ग्रुप में। ये कंपोनेंट ऑफ करंट है लेकिन ये पावर डिसिपेशन में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब कुछ काम नहीं करते, बात सिंपल है। तो ये ऐसे होते हैं, हर ग्रुप में होते हैं बच्चे, रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि बहुत मक्कारी करते हैं वो लोग थोड़ा।
देखिए अगर हम मान लेते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट हम ले लेते हैं, इन सीरीज हम ये सब चीज़ें बच्चों देख रहे हैं ना, उस सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए देख रहे हैं, और यही आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट में हम देखते थे कि करंट कांस्टेंट होता था, मतलब करंट वेरी नहीं करता था, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे एक्स एक्सिस पे, और कोई भी इंस्टेंट पे, अरे मान लेते हैं बच्चों कि कुछ ना कुछ फेज तो होगा भाई वोल्टेज और इसके बीच में, क्योंकि एलसीआर सर्किट है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ फेज होता था, कुछ ना कुछ फेज फाई होता था, ये वोल्टेज होता था। तो अगर मैं बताऊं कि अगर हम यहाँ पे करंट का कंपोनेंट ले तो कैसे लेंगे, तो आई का इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आई कॉस फाई, ठीक है भाई, ये कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो ये आ जाएगा आई कॉस ऑफ फाई, और यहाँ पे एक आ जाएगा आई साइन ऑफ फाई, ठीक है भाई, ओके, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो हमें करंट बताना है जो कि वाटलेस है, जो कि वाट क्या किसका यूनिट होता है, पावर का, तो पावरलेस है, जो पावर में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, जो एवरेज पावर देने में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। और आपको पता है कि एवरेज पावर क्या होता है बच्चों, अरे अभी तो ही बताया बच्चों पीछे, वी आर एम एस लिखिए, आई आर एम एस लिखिए, इंटू उनके बीच का कॉस कंपोनेंट का फेज लिख दीजिए, ठीक है, ये एवरेज पावर होता है। तो इस पावर में, इस एवरेज पावर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, वो यही तो हुआ जो कि परपेंडिकुलर है वोल्टेज से, समझ रहे हैं आप, यही तो ये कंपोनेंट हुआ, यही तो वाटलेस है, वाटलेस करंट यही तो है। अरे भाई ये जो है, ये यही तो मिल के बनाएंगे यहाँ पे एवरेज पावर, वी आई कॉस फाई, समझ रहे हैं, वी आई कॉस फाई यही तो बना रहे हैं। अगर हम, ये इधर का कंपोनेंट है और ये इधर का कंपोनेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है बच्चों, तो इसको इसको करेंगे डॉट, तो ये डॉट ये करेंगे, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, आ रहा है समझ में, ये कोई कंपोनेंट है, ये कोई कंपोनेंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो वी आई कॉस फाई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये बिल्कुल पावर बना रहे हैं, बिल्कुल इसका कंट्रीब्यूशन है इसमें, है ना। लेकिन ये जो है इसका और वी का लेंगे अगर हम, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो कोई पावर ही नहीं बनेगा, ये वी और ये आई साइन फाई के बीच में कोई भी पावर नहीं बनेगा भाई। अरे समझ में क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें तो पावर अगर लिखना चाहें तो वी इंटू आई साइन फाई इंटू इन दोनों के बीच का एंगल, आप ऐसे समझिए ना कि वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई क्या करते थे, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये और इसका बीच का एंगल, ये और इसका बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 90 लिख देंगे, कॉस ऑफ 90 का वैल्यू क्या होता है, अरे सर ये तो 0 होता है, तो यहाँ पे एवरेज पावर भी 0 बन गया भाई, जब कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इसका पावर, एवरेज पावर में, तो 0 ही तो आएगा एवरेज पावर, इसका मतलब ये वाटलेस है। और ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट ये आता है, इसको हम लोग किताबी भाषा में बोल देते हैं ये इफेक्टिव पावर, इफेक्टिव करंट है, इफेक्टिव करंट है, जो कि बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे पावर बनाने में, एवरेज पावर बनाने में। कैसे, जैसे पावर का फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं, वी इंटू यहाँ पे आई कॉस फाई लिखा हुआ है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, कॉस ऑफ 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे एवरेज पावर जो आपको बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, वो आपको दिख रहा है वी आई कॉस फाई, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, एवरेज फार्मूला ऑफ पावर से मैच कर रहा है, देख सकते हैं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल आसान है ठीक है, तो इसका मतलब ये इफेक्टिव करंट आ गया। अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास वाटलेस करंट आया है बच्चों, वाटलेस करंट जो आया है हमारे पास बच्चों, वो क्या है, आई साइन ऑफ वाई है, तो अगर हम लिखना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट भी लिख सकते हैं,
वो कितना आ जाएगा बच्चों? वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? आई नोट होता है और साइन ऑफ फाई होता है। अगर आप मैक्सिमम बोले या फिर यहाँ पे पीक बोले कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आई नोट ही होता है ना पीक वैल्यू। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आर एम एस वैल्यू बोल सकते हैं, मतलब कि आर एम एस वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट भी बोल सकते हैं। वो कितना आ जाएगा? वो तो भाई आ जाएगा यहाँ पे आई आर एम एस साइन ऑफ फाई। आई आर एम एस का वैल्यू कितना होता है बच्चों? सिंपल है, आई नोट बाई रूट 2 होता है, और यहाँ पे साइन फाई लिख दिया। तो ये सब टर्म्स हैं, ये सब तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, बस समझना ये है कि भाई ये वाटलेस करंट ये है, ठीक है। दिमाग में थोड़ा सा बैठा लेना है आपको। अगर आप एक बात और सोचे बच्चों कि अगर आई और मतलब कि करंट और वोल्टेज के बीच में हमेशा अगर फेज 90 डिग्री का हो तो वो तो हमेशा वाटलेस सर्किट ही बन जाएगा, वाटलेस करंट ही रहेगा उसमें हमेशा। ऐसा सर्किट हो सकता है। प्योरली एल सर्किट ले लीजिए, प्योरली सी सर्किट ले लीजिए, उसमें होता क्या है कि करंट ऐसे जाता है भाई और एल ऐसे, एल का पोटेंशियल ऐसे हो जाता है वोल्टेज। इन दोनों के बीच में हमेशा फेज 90 डिग्री का बन रहा है, और फेज अगर हमेशा 90 डिग्री बन रहा है तो कॉस ऑफ फाई बना देगा एवरेज पावर को 0। तो वो बन जाएगा वाटलेस सर्किट, वो पूरा सर्किट ही वाटलेस हो जाएगा बच्चों, उसका एवरेज पावर 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इफ सर्किट इज प्योरली एल या फिर सी है, देन फेज हमेशा 90 डिग्री का रहेगा एंड सर्किट विल बिकम वाटलेस सर्किट, पूरा सर्किट ही वाटलेस हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे वाटलेस करंट ही रहेगा हमेशा वहाँ पे। समझ रहे हैं? दोनों के बीच में अगर ऐसा ही रहेगा हमेशा, ये कंपोनेंट ही नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं कंपोनेंट, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा वहाँ पे। तो ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे प्योरली एल सर्किट और सी सर्किट को हम लोग बोल सकते हैं वाटलेस सर्किट बन जाएगा। लेकिन प्योरली आर सर्किट हो तो हमेशा करंट और वोल्टेज का फेज सेम रहेगा, मतलब 0 डिग्री पे ही रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो वहाँ पे हमेशा इफेक्टिव करंट आएगा, मतलब कि वाटलेस करंट उसमें नहीं आएगा। ठीक है, आसान है यार, समझ रहे होंगे ना चीज़ें, क्योंकि पहले की वाली ही चीज़ है बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये वाटलेस ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए एक और टर्म यूज होता है कहीं कहीं पे, एक बैंडविड्थ टर्म होता है कहीं कहीं पे यूज होने वाला। एक और टर्म होता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। देखिए ये चीज़ को बहुत आसानी तरीके से समझा जा सकता है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होता है। द फ्रीक्वेंसीज एट विच द पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। बिल्कुल आसान है बच्चों, बोला जा रहा है ये कि ऐसे फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे मैक्सिमम पावर का हाफ वैल्यू मिलता है वही तो होता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। नाम से क्लियर है भाई, जहाँ पे मैक्सिमम पावर का हाफ मिलेगा जिस फ्रीक्वेंसीज पे, वही तो मैक्सिमम पावर फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी सॉरी। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ग्राफ से देखना पड़ेगा। ग्राफ से क्यों? क्योंकि ग्राफ से ही पता चलेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर का हाफ लेना है। आपको पता है कि पावर क्या होता है? वी आई कॉस ऑफ फाई है। हाँ सर, और ये क्या है? ये एवरेज पावर है, तो उसी के लिए हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एवरेज पावर और हमको फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखना है, क्योंकि कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी हैं जहाँ पे मैक्सिमम पावर का हाफ वैल्यू मिलेगा। मतलब कि हमें ये देखना कि कुछ ऐसे पावर है जहाँ पे मैक्सिमम पावर का हाफ वैल्यू मिलेगा। यही तो बोला जा रहा है इस डेफिनेशन में भी, यही पार्ट बोला जा रहा है कि मैक्सिमम पावर का हाफ वैल्यू मिलेगा। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वही है आर एम एस वैल्यूज ही। कॉस ऑफ फाई का वैल्यू क्या होता है समझिएगा। कॉस ऑफ फाई क्या है बच्चों? पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है बच्चों? कहीं भी कोई भी कंपोनेंट ले लेंगे, देखिए फिर से बताने की जैसे ज़रूरत तो नहीं है। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, मान लेते हैं कि करंट ऐसे बह रहा है, वोल्टेज यहाँ पे ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में ये फेज़ है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ फाई वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो इधर वाला होगा वोल्टेज, मतलब कि वी आर हो जाएगा, और एक ये वाला हो जाएगा, तो ये तो नेट बताता है, नेट वोल्टेज, तो वी आर अपॉन वी जेड हो जाएगा टोटल। तो इसको हम लोग कंपोनेंट को तोड़ तोड़ के लिखते थे, तो हमारे पास क्या आता था?
आर अपन जेड आ जाता था। याद है कि नहीं बच्चों? याद होना चाहिए ना भाई। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों। यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि हम ये सीरीज एलसीआर सर्किट देख रहे हैं, ये बात ध्यान देना है भाई कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, नहीं तो बच्चे सोचेंगे कौन सी बात कर रहे हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट की ही बात हो रही है, ये बात ध्यान में रखिए। और भी कोई सर्किट ले लीजिएगा तो कहाँ से आएगा फिर, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कॉस ऑफ आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपल तो बात है, कॉस ऑफ आई ही तो हमें निकालना है। तो बेस बेस जो कि यहाँ पे क्या आता था, वी आर आता था कि नहीं? बिल्कुल आता था। और यहाँ पे ये वी नेट आता था। तो कॉस ऑफ आई का वैल्यू क्या होता था, वी आर अपॉन वी नेट। और हम इसका अगर इसका वैल्यू लिखते थे कि आई दोनों में सेम होता था, इंटू आर इंटू यहाँ पे जेड, तो आई अपन जेड आ जाता था। हाँ सर, जेड इम्पिडेंस होता था। ये सब चीज़ें पता होगा यार, इतना मैं अब क्यों बता रहा हूँ। इंटू कॉस ऑफ आई का वैल्यू होता है आर अपन जेड, ठीक है। अब समझिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे एवरेज पावर लिखा हुआ है और इसका हम लोग लिखते हैं वी आई, वी आर एम एस आई आर एम एस, तो ये तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, वी नॉट बाई रूट टू करके, ठीक है। ये कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। जेड का वैल्यू क्या होता है बच्चों? अंडर रूट में क्या होता है बच्चों? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको यही तो बताना था, ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एवरेज पावर और इसके बीच का ग्राफ बनाना है। मतलब आपको ग्राफ बनाना है, जो ग्राफ बनाना है वो ये है। आपको जो ग्राफ बनाना है वो ये है बच्चों। ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? ये पावर बन रहा है और ये ओमेगा के बीच में ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं बच्चों। आप समझिए ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का ही तो है। मतलब कि इसका वैल्यू अगर मिनिमम ले तो इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा? जब इसका वैल्यू बहुत से बहुत कम हो जाए। बहुत कम कब होता है? इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है। आर तो 0 नहीं होगा भाई। मतलब ये दोनों अगर बराबर हो जाए, मतलब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके। अगर एवरेज पावर का वैल्यू मैक्सिमम लेना है तो हमको एक्सएल और एक्सी को बराबर करना ही होगा। ये बराबर करते हैं तो आपको पता होगा कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आता है 1/√LC आ जाता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर हम लोग को लिखना हो कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दो, यहाँ पे 2 पाई से गुना कर दो नीचे, सिंपल सी। 2 पाई तो कॉन्स्टेंट ही है, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC आ रहा है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे मान लेते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहीं यहाँ पे आ रहा है, मान लेते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहीं पे यहाँ पे आ रहा है, तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमको पावर का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा भाई। मतलब मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं इधर तक, मतलब इधर तक हमको अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको पूरा अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम ऐसे करके बना सकते हैं। इसको अच्छे से ग्राफ को बनाना पड़ेगा बच्चों। ये भी अच्छा नहीं बना। चलिए ठीक है, ये ठीक ग्राफ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे ये हमको मैक्सिमम वैल्यू मिला है। मतलब कि ये यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें यहाँ पे पावर का मैक्सिमम वैल्यू मिला है बच्चों, ठीक है। और ग्राफ कुछ इसी तरीक़ा से बनेगा। ये हम लोग पहले ही बना चुके हैं। जब हम लोग करंट के लिए लिखते थे, तो करंट के लिए लिखते थे तो वहाँ पे आर अपॉन ये आ जाता था, ये नहीं आता था। लेकिन ये आ रहा है, फिर भी तो ये कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, बात तो सही है। तो बात ये है बच्चों कि अगर हमें ये मिल गया है तो हमें पता करना है कि फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर ऑफ द सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। मतलब मैक्सिमम पावर का हाफ कहाँ पे मिलेगा भाई? कुछ यहाँ पे मिलेगा।
अरे भाई इसका आधा करना, ये यहाँ पे है तो यहाँ बीच में कहीं पे मिलेगा ना, आधा, फिर आधा हाफ पावर मिलेगा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर का हाफ कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं बच्चों। मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है हमें मैक्सिमम पावर का हाफ, मान लेते हैं हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब डायरेक्टली वहाँ पे लिखना अच्छा नहीं रहेगा, ताकि आपको लगे कि इन जनरल निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर का हाफ हमको यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है, एक एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कोई आ जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि ओमेगा 1 हो जाएगा, ये ओमेगा 2 हो जाएगा, मान लेते हैं भाई। और यहाँ पे जो ये हमको मिल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे ये जो मिल रहा है वो मैक्सिमम पावर का हाफ है, ठीक है, मैक्सिमम पावर का हाफ है ये वाला पॉइंट। अब बात ये, हम ये फ्रीक्वेंसीज निकाले कैसे, तो निकालना बिल्कुल ईजी है भाई। आपको पता होगा यहाँ पे कि ओमेगा 1 इस रीजन में, इस रीजन में, इधर इधर वाले रीजन में ओमेगा 1 छोटा है इससे, ओमेगा आर से। हाँ सर, अबे भाई ओमेगा 1 तो छोटा ही है ओमेगा आर से, और यहाँ पे ओमेगा 2 जो है इस रीजन में वो बड़ा है ओमेगा आर से। ये सब चीज़ें तो पता ही होगा। ये कब बड़ा होगा, जब इधर एक्सेल का वैल्यू बड़ा होगा, एक्सेल का बड़ा हुआ होगा एक्सी से, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे कैसा होगा, जब एक्सेल का वैल्यू बड़ा होगा एक्सी से, मैं ये बोल रहा हूँ, जब एक्सेल का वैल्यू बड़ा होगा एक्सी से, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, जब एक्सी का वैल्यू बड़ा होगा एक्सएल से, ठीक है। पता नहीं इतना छोटा दिख रहा है कि नहीं आपको, एक्सी का वैल्यू बड़ा होगा एक्सएल से, ठीक है। ओके भाई, सर ऐसे कैसे, आप ऐसे कैसे बता सकते हो, ऐसे कैसे नहीं, बिल्कुल ये सही बताया हूँ बच्चों। देखिए अगर एक्सी का वैल्यू बड़ा है, अगर हमारे को पता है एक्सी का वैल्यू बड़ा है एक्स एल से, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी ग्रेटर देन ओमेगा एल। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देख सकते हैं लेस देन आ रहा है 1/√LC से, और 1/√LC ही क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमेगा का वैल्यू लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, और यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ, और यही चीज़ तो यहाँ पे आया है कि ओमेगा 1 जो है वो छोटा है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, किस रीजन में, जब एक्सी का वैल्यू एक्सएल से बड़ा होगा। और जो देख सकते हैं यहाँ पे भी वही आ रहा है, और इधर भी वैसे ही आएगा, एक्सएल का वैल्यू बड़ा है एक्सी से, तो ओमेगा 2 बड़ा हो जाएगा ओमेगा आर से। और जब ये चीज़ बड़ा हो रहा है ना, तो इस इधर वाला जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, इधर वाला रीजन जो हो जाएगा ये इस सर्किट क्या शो करेगा, इंडक्टिव नेचर, इंडक्टिव नेचर ऑफ सर्किट। सर्किट क्या करेगा, इंडक्टिव नेचर शो करेगा। और इधर क्या शो करेगा बच्चों, कैपेसिटिव नेचर। कैपेसिटिव नेचर शो करेगा कौन, ये जो हमारे पास सर्किट आएगा, सर्किट विल शो कैपेसिटिव नेचर, क्योंकि एक्सी का वैल्यू बड़ा है एक्सएल से। बिल्कुल इजी है भाई। तो अब आपको पता चल गया बच्चों कि यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हैं, ये क्या है, यही तो हाफ क्या इसको बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है, बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं। और ये जो आप मैक्सिमम पावर का हाफ लिखे है ना, इसको और एक तरीका से नहीं लिख सकते हैं, एक और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे भाई, बिल्कुल कलर चेंज करके लिख देता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि पावर क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम पावर की बात हो रहा है तो आई मैक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे हमने, आई मैक्स बाई √2। और हम लोग अगर आई मैक्स, सॉरी वी मैक्स बाई √2 को गुना कर दें तो हमारे पास नहीं आ जाएगा, हमारे पास ये पावर नहीं आ जाएगा, पावर मैक्सिमम बिल्कुल आ जाएगा। आखिरकार ऐसे ही तो लिखा गया होगा, लिखने का तरीका है, लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और भी चीज़ें हम देख लेते हैं बच्चों। और भी चीज़ें में हम लोग को तो पहले ये बैंडविड्थ समझना पड़ेगा कि बैंडविड्थ क्या होता है भाई। बैंडविड्थ कुछ नहीं होता है बच्चों, एक सेकंड इधर था, बैंडविड्थ समझिएगा बच्चों,
इसको हम लोग डेल्टा ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ओमेगा नहीं, डेल्टा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है वही डेल्टा ओमेगा है, मतलब कि डेल्टा ओमेगा और कुछ नहीं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ही है। ओके, ये है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों यही है। या फिर अगर आप चाहें तो बड़े में से छोटा घटा सकते हैं। बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ओमेगा 2 है ना बड़ा, बिल्कुल ओमेगा 2 बड़ा है। तो हायर फ्रीक्वेंसी में से हम लोअर फ्रीक्वेंसी घटा देंगे बच्चों, तो ओमेगा 2 में से हम ओमेगा 1 घटा देंगे। ओमेगा 2 क्या है हमारे पास, हायर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं हायर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो ये हम निकालेंगे कैसे भाई? निकालना तो पड़ेगा। तो निकालने के लिए एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से है कि हमको पता है कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि जो इसमें करंट बह रहा है आई का वैल्यू वो कितना होगा, अगर एल सीरीज एल सी आर सर्किट, हम फिर से बता रहे हैं आपको, सीरीज एल सी आर सर्किट है, तो उसमें अगर हम नेट करंट फ्लो इन द सर्किट बताना है, तो जो नेट वोल्टेज होगा उस सर्किट का अपन जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सीरीज में जो एल सी आर लगे होंगे वो, तो नेट जो यहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो जेड के बराबर होता है। हाँ सर। और अगर हम लिखना चाहें कि आई मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है, मैक्सिमम करंट तब फ्लो करता है जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं। ठीक है सर, एक्सएल एक्सी बराबर हो जाते हैं तो इनका इनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो अगर पोटेंशियल बराबर हो गया और ये दोनों ऊपर नीचे फेज में देख सकते हैं, ये दोनों 180 डिग्री पे होते हैं, ये आपको पता होगा ना बच्चों। 180 डिग्री पे ही होते हैं, तो इनका फेज 180 डिग्री पे होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो रजिस्टिव सर्किट बन जाता है। जब भी सर्किट में सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर करंट फ्लो मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो रजिस्टिव सर्किट है भाई। रजिस्टिव सर्किट में सिर्फ रजिस्टेंस जो आता है वो रजिस्टर का ही आता है, सी और एल का नहीं आता है। और जो यहाँ पे बह रहा होगा पोटेंशियल, जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वो सिर्फ रजिस्टेंस का ही होगा, और जो कि बराबर होगा जो नेट पोटेंशियल पहले था, है ना, वो बराबर ही होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पोटेंशियल आखिरकार ये दोनों का कट गया तो फिर जो नेट पोटेंशियल था और वो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, बराबर ही होता है बच्चों, क्योंकि वो दोनों कट जाते हैं ना। नेट पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ आर प्लस पोटेंशियल ऑफ सी प्लस पोटेंशियल ऑफ एल, और फेज के कारण 180 फेज के कारण एल और सी का पोटेंशियल तो कट गया, तो जो पोटेंशियल बैटरी का आया वही पोटेंशियल तो हमारे पास रजिस्टर का आ गया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये लिख सकता हूँ मैं। एक और आपको पता होगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बता सकते हैं जो करंट हमारे को पता है, जो हमारे को करंट पता है बच्चों वो कितना होता है, वो आई मैक्सिमम बाई रूट 2 ही तो होता है। अरे यार ये नहीं हम लोग पढ़ते थे आरएमएस करंट, हम लोग जब पढ़ते थे तो बताते थे कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है आई नोट बाई रूट 2 होता है, पढ़े तो होंगे। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका यूज कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमको लाना है यहाँ पे बैंडविड्थ का फार्मूला, तो बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि आपको आई का वैल्यू पता चल गया बच्चों। ये जो आई का वैल्यू है वो वी अपॉन जेड है, और आई मैक्स अपॉन रूट 2 है, तो आई मैक्स का वैल्यू वी अपॉन आर रूट 2 लिख देता हूँ। साफ साफ दिख रहा है हमारे को यहाँ पे कि जेड का वैल्यू आ रहा है आर रूट 2, और यहाँ से आपको पता होगा बच्चों कि जो जेड होता है वो क्या होता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर रूट 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना भाई, स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2r आ जाएगा, 2r स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू जो आ रहा है बच्चों उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आगे ले चलते हैं, तो आपको पता होगा वहाँ पे सोल्व करेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू जो आएगा वो प्लस माइनस आर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, प्लस में माइनस में आ सकता है। अब समझिएगा यहाँ पे बच्चों
कि अगर हमको एक्सएल माइनस एक्सी करना है तो ये होता क्या है, वन अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा एल होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी होता है, यही वैल्यू प्लस माइनस आर के बराबर होता है। तो अगर हम देखना चाहें तो किस टाइम पे प्लस लेना है, किस टाइम पे माइनस लेना है। प्लस कब लेंगे, जब हायर फ्रिक्वेंसी लेंगे, मतलब कि ओमेगा टू लेंगे, और जब माइनस आर लेंगे तो ओमेगा वन लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐसा भी ग्राफ बनाया था कि ओमेगा वन यहाँ पे ओमेगा आर से छोटा है और जो कि निगेटिव है, तो इसका वैल्यू ओवरऑल निगेटिव मिलेगा लोअर फ्रिक्वेंसी पे। मतलब हम दो यहाँ से निकाल सकते हैं चीज़ें। कौन सी दो चीज़ें हम निकाल सकते हैं बच्चों, कि ओमेगा टू एल माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी इक्वल टू प्लस आर लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम इस तरीके से लिख दें ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी इक्वल टू माइनस का आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर ऐसे लिख देंगे तो फिर आपको पता चल ही जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू। कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन आ जाएगा, इंटू में एल माइनस कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन सी आ जाएगा, वन अपॉन ओमेगा टू प्लस वन अपॉन ओमेगा वन आ जाएगा इक्वल टू टू आर आ जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू फिर से कॉमन आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों, एक सेकेंड मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना, तो ऐड कर रहा हूँ तो प्लस माइनस आर तो जीरो हो जाएगा, तो ये उधर ले जाऊँगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये एल इंटू ये आ जाएगा और ये आ जाएगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई सी इंटू ओमेगा वन ओमेगा टू। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ये कट रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ओमेगा वन ओमेगा टू का वैल्यू जो आ रहा है वन अपॉन एल सी आ रहा है, और जो कि वन अपॉन एल सी को हम लोग लिख देते हैं, जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है उसी को स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये खुद से लिख दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं। एक बार घटा के देख लीजिए, फिर से आंसर आ जाएगा। जल्दी से घटा सकते हैं आप बच्चों, इसको घटाइए जल्दी से। फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आ जाएगा इंटू एल, और यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कर रहा हूँ ना मैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, वन अपॉन सी कॉमन आ जाएगा, मतलब वन अपॉन ओमेगा वन माइनस वन अपॉन ओमेगा टू आ जाएगा, और मैं घटा रहा हूँ तो ये टू आ जाएगा, तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन फिर से कॉमन आ जाएगा, एल माइनस यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन सी इंटू ओमेगा वन ओमेगा टू आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू टू आर के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ओमेगा वन ओमेगा टू का वैल्यू जो है वन अपॉन एल सी है, तो इसके जगह पे अगर हम लोग वन अपॉन एल सी रखें तो सी कट जाएगा, तो एल ऊपर चला जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे प्लस था, क्या कर रहा हूँ आप यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा एल बन जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टू एल जोड़ देंगे इक्वल टू टू आर, टू टू कट जाएगा, तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों हमको आर अपॉन एल मिल गया। तो यही तो था भाई, यही तो था बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा। हाँ सर सही बोले, यही तो था, ठीक है, यही तो था बच्चों, डेल्टा ओमेगा आर अपॉन एल आ रहा है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे जो डेल्टा ओमेगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन लिख रहे थे, इसको हम लोग आर अपॉन एल बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है बच्चों, आप इसको ध्यान रखिएगा, आर अपॉन एल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ नहीं भाई, यही था, और कुछ करना ही नहीं इसमें बच्चों, आप बिल्कुल आसानी से निकाल लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों, क्यू फैक्टर भी इसको बोल देते हैं। सीरीज रेजोनेंट सर्किट, बिल्कुल सीरीज एलसीआर सर्किट की बात हो रही है, ये बार बार बोला जा रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी फैक्टर, बिल्कुल ये क्वालिटी फैक्टर से डिटरमाइन किया जाता है। इट डिफाइंस शार्पनेस ऑफ आई वर्सेज फ्रीक्वेंसी कर्व, ये भी फ्रीक्वेंसी है एट रेजोनेंस व्हेन क्वालिटी फैक्टर इज लार्ज, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इज मोर एंड वाइस वर्सा। बच्चों अंग्रेजी नहीं समझना है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। मतलब ये एक
मेजर करने का तरीका है। क्वालिटी फैक्टर क्या है? एक मेजर करने का तरीका है। मेजरमेंट करने का एक तरीका है। ये मेजर क्या करता है? मेजर करता है आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर बना दे, मतलब करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें ग्राफ का कर्व कितना ज़्यादा शार्प मिल रहा है। अगर ग्राफ जितना ज़्यादा शार्प होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो उस टाइम पे हमें मैक्सिमम क्वालिटी फैक्टर मिलेगा, है ना। इट मेजर्स हाउ मच शार्पनेस ऑफ कर्व एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना बच्चों। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको कितना ज़्यादा ग्राफ शार्प मिल रहा है, कितना ज़्यादा वो ग्राफ का कर्व शार्प मिल रहा है। मतलब आई वर्सेस वी का ग्राफ आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम ये पहले भी बना चुके हैं बच्चों, पहले भी बना चुके हैं ना। बिल्कुल उसी तरीके से है ना भाई। आई वर्सेस वी का ग्राफ, आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, मतलब कि आई इक्वल टू जो वोल्टेज अपॉन जेड होता है, फिर हम लोग वी कांस्टेंट ले लेते हैं, जेड का वैल्यू होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, मतलब कि ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, क्या इसका स्क्वायर कर देते थे। बिल्कुल वैसा ही ग्राफ जो हम लोग पीछे बनाए थे, तो उसी टाइप का ग्राफ बनेगा। हाँ सर, उसी टाइप का तो ग्राफ बनेगा। तो बना देते हैं उसी टाइप का ग्राफ, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा बच्चों, है ना। कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और जे जो ये फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पे, यही तो ओमेगा रेजोनेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस टाइम पे हम लोग को यहाँ पे ओमेगा आर मिल रहा है, यही तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यही तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये मेजर करने का तरीका है और कुछ है नहीं, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको अगर डिफाइन करना हो हमें फॉर्मूला के टर्म में, तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोग लिखते थे ओमेगा रेजोनेंट अपॉन डेल्टा ओमेगा। मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे बैंडविड्थ देखना चाहें, तो मान लेते हैं कि हमको मैक्सिमम करंट, जो कि मैक्सिमम हाफ मैक्सिमम पावर फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है ना बच्चों, हाफ मैक्सिमम पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होते थे, जब हम लोग देखते थे कि ये दो फ्रीक्वेंसीज हमको मिलते थे, ओमेगा वन ओमेगा टू। हाँ सर, ये करंट लिखा हूँ लेकिन यहाँ पे पावर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये आई मैक्स समझ लीजिए, यहाँ पे ये है, इसको और ऊंचा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आप ये समझ लीजिए ना बच्चों कि आई मैक्स है, यहाँ पे क्या है, ये आई मैक्स मिला है, बिल्कुल यहाँ पे आई मैक्स बाई टू मिला है। जैसे पावर का था मैक्सिमम, तो मैंने बोला ना वहाँ आई आई मैक्स बाई रूट टू करके हम लोग लिख सकते हैं, तो ऐसा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रूट टू लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आई वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस टाइप से है। तो यहाँ पे ये बैंडविड्थ होता है, ये जो इन दोनों के बीच में होता है ना, ये बैंडविड्थ होता है, इसी को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, है ना। डिफरेंस बिटवीन द टू मैक्सिमम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ओमेगा आर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, वन अपॉन रूट एल सी। हाँ सर, ये तो पता है। इंटू डेल्टा ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, एल अपॉन आर, अभी हमने देखा। आर अपॉन एल, क्या बात कर रहे हो सर, आपको ही नहीं याद है, थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि रूट ओवर एल अपॉन सी आ जाएगा, इंटू वन अपॉन आर आ जाएगा। तो यही होता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं आगे। क्वालिटी फैक्टर जो है बच्चों, एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि हमारे पास क्या बोलते हैं, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर
is how many times, is how many times greater, ग्रेटर नोएडा नहीं है ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ आर। ठीक है, वोल्टेज ऑफ आर से कितना ज़्यादा है, मतलब कि क्वालिटी फैक्टर को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। और आपको पता होगा कि हम ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही देखते हैं, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही देखते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब आता है, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होता है। ये कब होता है, जब एक्स एल और एक्सी बराबर होता है भाई। अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर हो गए बच्चों, ये कब बराबर होता है, जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होता है। तो पोटेंशियल यहाँ पे सी लिख सकता हूँ, अपन पोटेंशियल ऑफ आर भी लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख तो सकते हो। तो लिख सकता हूँ तो इसके जगह पे एक और चीज़ लिख सकता हूँ, वी एल है। तो वी एल का वैल्यू क्या होता है बच्चों, याद कीजिए, हमने बताया था ओमेगा एल होता है ना, सॉरी ओमेगा लगता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, आई इंटू एक्सएल हो जाएगा अपॉन आई इंटू आर हो जाएगा। आई कट जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। इसका देख लेते हैं, इसका क्या होता है बच्चों, आई इंटू एक्स सी हो जाएगा डिवाइडेड बाई आई इंटू आर हो जाएगा। यहाँ से एक्स सी जो कि क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी आर हो जाएगा। तो ये भी बोल सकता हूँ क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला है। ठीक है, बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब अगर हम इसका ग्राफ कंपेयर करके भी अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको मैं ग्राफ इस तरीके से दे दूँ, ये ग्राफ इस तरीके से, कैसे बना रहा हूँ मैं ग्राफ इतना गंदा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है बच्चों। एक और इस तरीके से है, थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा और उठा हुआ। ये ऐसे कर दिया। और एक और ग्राफ मैं बनाना चाहता हूँ जो कि और उठा हुआ रहेगा, इस टाइप का रहेगा। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, ये सारे ग्राफ को हम लोग अगर क्वालिटी फैक्टर देखना चाहते हैं तो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही देखते हैं। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और ये यहाँ पे किसका ग्राफ है, करंट वर्सेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि अगर ग्राफ का शार्पनेस ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये शार्पनेस बहुत हाई है, तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो होगा बच्चों वो वेरी हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा बच्चों यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर। ओके, आप समझ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि इसका क्या होगा, इसका ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। और ऐसे आप देख सकते हैं ना कि जब जब अगर हम लोग लिख रहे हैं, जब अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जा रहा है तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जा रहा है बच्चों, प्योरली रेजिस्टिव हो जा रहा है। तो जो आई का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं वी अपॉन आर आ जा रहा है। ठीक है, आई का वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं वो वी अपॉन आर आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना ज़्यादा हमको करंट मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बहुत कम मिलेगा, मतलब आर का वैल्यू वेरी लेस, बहुत कम मिलेगा भाई। ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आर का वैल्यू लेस होगा, मतलब छोटा सा होगा। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो होगा वो हाई मिलेगा, थोड़ा सा हाई मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, किधर गया ये वाला कलर, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आर का वैल्यू नॉर्मल है, मतलब आर नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा ना कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो मिलेगा वो भी नॉर्मल ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस वेरी हाई है,
तो यहाँ पे हमें क्वालिटी फैक्टर जो कि बहुत कम मिलेगा, वेरी लेस, क्योंकि देख सकते हैं शार्पनेस बहुत कम हो गया है, शार्पनेस बहुत कम हो गया है ओमेगा आर पे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि अगर हमको कहीं पे बताना है कि क्वालिटी फैक्टर जो है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉइंट पे उसका आर का वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर अगर किसी पॉइंट पे बहुत कम है तो उस पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। अगर क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब जो शार्पनेस होगा कर्व का वो बहुत ज़्यादा होगा, शार्पनेस हाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे शार्पनेस बहुत कम मिलेगा बच्चों, है ना, शार्पनेस वेरी लेस हो जाएगा। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो बैंडविड्थ कैसा मिलेगा। यहाँ पे शॉर्ट बैंडविड्थ मिलेगा, है ना, शॉर्ट बैंडविड्थ मिलेगा बच्चों आपको। यहाँ पे मिलेगा वाइड, वाइड बैंडविड्थ मिलेगा आपको, ठीक है। और भी आप चीज़ देख सकते हैं, ये दोनों चीज़ हम लोग कहाँ पे देखते हैं, ओमेगा आर पे ही देखते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही देखते हैं, हाँ। यहाँ पे ग्राफ ज़्यादा वाइडर, यहाँ पे ग्राफ ज़्यादा चिपक रहा है ना। यहाँ पे आई का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आई का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो ये सब तरीका है क्वालिटी फैक्टर देखने का, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर यही होता है बच्चों, और कुछ इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहते हैं, तो चोक कॉइल क्या होता है भाई। चोक कॉइल एक बहुत ही आसान सा चीज़ है बच्चों, बिल्कुल आसानी तरीके से आप ये समझ लीजिए चोक कॉइल क्या है। नाम से ही क्लियर है, चोक मतलब कि किसी चीज़ को रजिस्ट करना, रोक देना बच्चों। तो रोकना है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बिल्कुल। क्या ये रजिस्टर ही है? ऐसा नहीं है ठीक है। अगर एसी सर्किट में देखा जाए तो चोक कॉइल को बालास्ट भी बोला जाता है, बालास्ट बोल रहे हैं। इज डिवाइस विच इज हाई इंडक्टेंस, इसके पास इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होता है। सर रेजिस्टेंस कम होता है फिर भी ये चोक कर देगा, फिर भी चीज़ों को रोक देगा, फिर भी करंट, बहने वाले करंट को कम कर देगा। It is used to control the current in AC circuit and it is used in a fluorescent tubes. The power loss in the circuit containing choke coil is least. बोल रहा है कि हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारे को यहाँ पे ये ट्यूब दिया हुआ है, अरे बच्चों जब नहीं हम लोग ट्यूबलाइट नहीं चलाते थे, बहुत लंबा सा होता था, वाइट कलर का जलता था, वही ट्यूब लाइट की बात हो रही है। अगर उसको हम जलाते थे तो उसमें अगर करंट वेरी करके आ रहा है तो उसमें हो सकता है वो हमारे को ख़राब हो जाए, लेकिन अगर हम करंट को लिमिट करके भेजें उसमें तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा ट्यूबलाइट। बात तो ये है। तो सर अगर हम पावर लॉस को कम करना चाहते हैं तो सर रेजिस्टेंस भी तो लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो भी तो पावर कम होगा। हम करंट को लिमिट में उस टाइम पे भी कंट्रोल करके भेज सकते हैं, करंट कंट्रोल करके उस टाइम पे भेज सकते हैं जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दें, क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो करंट का वैल्यू कम कर देगा, लिमिट कर देगा। लेकिन बात यह है कि ये पावर लॉस ज़्यादा करेगा भाई। रजिस्टर क्या करता है, जो एनर्जी आता है उसको हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में बर्बाद कर देता है। जितने भी पावर होता है इसका हीट एनर्जी के फॉर्म में बर्बाद कर देता है। तो जो हम करंट भेज रहे हैं वो तो पावर लॉस हो जाएगा। पावर इक्वल टू वी आई होता है, या फिर आई स्क्वायर आर बोल सकते हैं। तो जो भी करंट आ रहा है आई स्क्वायर आर के फॉर्म में बिल्कुल डिसिपेट कर देगा। लेकिन अगर हम लोग चोक कॉइल का यूज कर सकते हैं जिसमें कि इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है, वहाँ पे फेज़ आता है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में फेज़ 90 डिग्री का आता है, याद कीजिए आप। इंडक्टेंस और यहाँ पे रजिस्टर जो होता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना। इंडक्टर ऊपर की तरफ होता है उसका वोल्टेज, और जो करंट बहता है वो इधर बहता है। तो दोनों के बीच में फेज, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज इंडक्टर के केस में 90 डिग्री का होता है। आ रहा समझ में। तो 90 डिग्री का जब होता है तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई करेंगे तब कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मतलब पावर लॉस 0 हो जाएगा अगर हम इंडक्टर यूज कर सकते हैं, करेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो उसमें दोनों के बीच में फेज सेम होता है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। आ रहा समझ में। हाँ सर,
तो इसीलिए हम लोग चोक कॉइल का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, जो कि हमारे को पावर लॉस से बचाएगा। हमारे को जो बिजली बिल आएगा, जो ये जलेगा बल्ब, जो ये ट्यूबलाइट जलेगा, उसमें पावर लॉस कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा इफिशिएंट हो जाएगा ना भाई। हमारे को ज़्यादा एनर्जी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? और जो ये बना होता है, जो चोक कॉइल बना होता है, वो एक आयरन कोर लेते हैं, उसके ऊपर हम अगर कॉपर का कॉइल लगा देते हैं तो वही चोक कॉइल बन जाता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल वुंड ओवर द सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। बिल्कुल आसान है। थिक कॉपर वायर रहता है, यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस। बिल्कुल, रेजिस्टेंस कम करना है तो R इक्वल टू हम लोग रो एल बाई ए पढ़ते हैं ना, तो अगर हम उसका एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम कॉपर वायर का रेजिस्टेंस रिड्यूस करना है तो हम लोग थिक मतलब मोटा लेंगे, एरिया बढ़ा देंगे। सॉफ्ट आयरन इज यूज टू इम्प्रूव द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। बिल्कुल, सॉफ्ट आयरन इसलिए तो यूज कर रहे हैं ताकि इंडक्टिव उसका नेचर ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। और कोई अगर यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग को ज़्यादा इंडक्टिव नेचर शो कराना है, तभी तो हमारे पास पावर लॉस जीरो हो जाएगा, और जो कि बहुत अच्छी बात है। चोक कॉइल और कुछ नहीं है, ये बस इसका यूज है, यही सब होता है, और कुछ इसमें है नहीं कुछ। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें, टर्म्स छोटे छोटे हैं जो कि यूज होते हैं, और ये चीज़ जान लेंगे तो आपको बच्चों दिक्कत नहीं होगा सवाल करने में, क्योंकि सवाल में ये छोटे टर्म यूज हो जाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।